16 दिसंबर सर्दियों के दिन थे। सुबह सुबह का टाइम था। गांव के कुछ लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे या किसी और काम की तरफ जा रहे थे। सुबह 7-8 बजे का ये टाइम था। धुंध चारों तरफ छाई हुई थी। तभी लोग देखते हैं कि रोड के किनारे एक लावारिस बाइक खड़ी हो रही है, चाबी उसमें लगी हुई है। ये चीज देखने के बाद काफी सारे लोगों ने तो इसे नजरअंदाज कर दिया कि हाँ, हो सकता है कि कोई जंगल पानी करने के लिए खेतों में उतर गया होगा। बाइक खड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह के जब 9, साढ़े 9 बज गए, 10 बज गए, जो लोग जा रहे थे जब वापस आए तो वही बाइक वहीं उन पर खड़ी दिखाई दी। अब जब इस तरह से बाइक खड़ी दिखाई दी तो उन्होंने आवाज लगाना शुरू करा, लेकिन किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। लोगों ने थोड़ा सा रोड के किनारे देखने की भी कोशिश करी कि आखिर इंसान को हुआ क्या है और ये बाइक यहाँ पर कौन खड़ी कर गया है। थोड़ी ही दूरी पर जब वो नजर मारते हैं तो उनको एक शख्स औंधे मुंह गिरे हुए नजर आता है, लेकिन उस शख्स के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। तब जो स्थानीय लोग थे वो घबरा करके पुलिस थाने में कॉल करते हैं और थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है। इस बाइक को जब्त कर लिया जाता है, थाने में ले जाया जाता है और जो वो युवक था जिसका वो शव था वो अब मर चुका था। उसकी शिनाख्त तब पुलिस करना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी उसको पहचानता नहीं था, इसलिए सभी लोगों ने मना कर दिया। जब उसकी जेब टटोली जाती है तो उसमें या कोई आईडी वगैरह या कोई लाइसेंस वगैरह जब निकलता है तब पता चलता है ये कमलेश है, 25 साल इसकी उम्र है। इसके घर वालों को इत्तला की दी जाती है, जो कमलेश के घर वाले होते हैं, और वो मोर्चरी में जा करके अपने रिश्तेदार बेटे के जो है वो उनका शिनाख्त कर लेते हैं। पता चलता है कि जो ये कमलेश है ये कुछ ही दूरी पर एक गाँव है और वहीं का रहने वाला है। घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा कब रात को घर से निकला था, उसकी किसी से दुश्मनी या रंजिश या किसी ने उसकी हत्या की साजिश तो नहीं रची है, कोई और बात हो। लेकिन घर वाले यहाँ मना कर देते हैं कि उनका बेटे का कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ना जाने कैसे इसकी मौत हो गई। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पुलिस इंतजार करती है और उससे पहले जो ये शव था कमलेश का वो घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है और घर वाले इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। खैर, यहाँ पर कमलेश का अंतिम संस्कार हो जाता है और यहाँ पुलिस के पास पीएम रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट में आता है कि कमलेश ने कोई जहरीला पदार्थ खाया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब यहाँ पर पुलिस कमलेश के घर वालों से फिर पूछताछ करती है कि कमलेश को किसी प्रकार का दुख था, कोई एंजाइटी था, कोई डिप्रेशन था, कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया हो। घर वाले भी हैरान थे क्योंकि बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। वो बहुत ही जिंदा दिल और मेहनती लड़का था। जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो लड़ना उसे जानता था, पर इस तरीके से वो कायरो जैसा काम नहीं कर सकता था। पुलिस ने जब घर वालों की ये बात सुनी तो कहीं ना कहीं संदेह हो रहा था कि कमलेश के साथ किसी न किसी ने कोई साजिश रची है। खैर, कमलेश का जो मोबाइल फोन था उसकी सीडीआर निकलाई जाती है तो पता चलता है कि कमलेश की जब लास्ट बार बात हुई थी तो एक कामिनी नाम की लड़की से हुई थी। अब कामिनी का पता पुलिस लगाती है तो पता चलता है कि उसी गांव से 8-10 किलोमीटर दूरी पर एक और गांव है जहां की रहने वाली कामिनी होती है। कामिनी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है। कामिनी से जब पूछताछ की जाती है कि जब क्या तुम कमलेश को जानती थी, तो यहाँ कामिनी कहती है कि हाँ, वो जानती थी और वो उसका बॉयफ्रेंड था। पुलिस कामिनी को बताती है कि तुम्हारी अपनी बॉयफ्रेंड कमलेश से अंतिम बार कब बात हुई थी। तब कामिनी बताती है कि उससे कमलेश की जो अंतिम बार बात हुई थी वो 15 दिसंबर सुबह को हुई थी और उसके बाद उससे कोई उसकी बात नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर सीडीआर जो पुलिस ने निकलवाई थी कमलेश की, उसके अंदर पता चलता है कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में कामिनी की कमलेश से काफी लंबी चौड़ी बात हुई थी। फिर यहाँ कामिनी झूठ क्यों बोल रही थी? कामिनी का ये झूठ और पुलिस का पूरा शक जो था वो कामिनी के ऊपर जा चुका था। कामिनी से पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुमने कमलेश के साथ क्या किया है। कामिनी मना करती है कि उसने कमलेश के साथ कुछ नहीं किया। इन दोनों का रिलेशन बहुत ज्यादा साफ सुथरा और बहुत अच्छा और खुशनुमा था और कामिनी को खुद को भी बहुत ज्यादा दुख थी कि कमलेश की मौत हो चुकी थी। लेकिन कामिनी के चेहरे पर डर के भाव थे, दुख के भाव नहीं थे। पुलिस इन भावों को समझ चुकी थी। अब कामिनी से पूछा जाता है कि तुमने कमलेश की हत्या की तो क्यों? कामिनी पहले तो बहुत नानुकुर करती है, इधर उधर बात करती है, लेकिन जब पुलिस उसे अपना सख्ती बरतती है तो फिर कामिनी टूट जाती है और फिर वो बताती है कि आज से 1.5 साल पहले कमलेश से कामिनी की मुलाकात हुई थी, ऐसे ही बर्बरली इनकी रैंडमली कहीं पर ऐसे ही मुलाकात हो गई थी। कामिनी को जब कमलेश ने देखा तो कमलेश कामिनी को देखता ही रह गया। अब ये कामिनी का पीछा करने लगा। आए दिन कामिनी का जब ये पीछा करने लगा तो कामिनी भी कमलेश को नोटिस करने लगी और जब ये कामिनी कमलेश को नोटिस करने लगी तो फिर कमलेश ने कामिनी से बातचीत करना शुरू कर दिया और अब इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे जो इनकी बात शुरू हुई, एक दूसरे से इन्होंने अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद कामिनी भी कमलेश की तरफ झुकती चली गई। अब यहाँ पर कामिनी कमलेश से प्यार करने लगी, लेकिन 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो कामिनी ने अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कमलेश ने अपने प्यार का इजहार किया। और यहाँ पर कमलेश इतना मिलनसार स्वभाव का था, इतना अच्छे नेचर का था कि कामिनी चाहती थी कि कमलेश से उसकी शादी हो जाए, लेकिन इसके लिए इजहार करना जरूरी था। तो एक दिन कामिनी खुद ही पहल करती है और फोन पे कमलेश को अपने प्यार का इजहार कर देती है। कमलेश जैसे ही कामिनी का ये मैसेज देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये अपनी बाइक उठाता है और सीधे कामिनी के गांव पर पहुंच जाता है। कामिनी को मैसेज करता है कि गांव के बाहर वो खड़ा है और कैसे भी करके वो उसके मिलने के लिए आए।
कामिनी को भी एक अलग ही लेवल की खुशी थी। वो कमलेश से मिलने के लिए गांव के मेन रोड पर चली जाती है और यहाँ पर ये दोनों खूब देर तक बातचीत करते हैं। खैर इसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना आगे बढ़ता ही गया। कमलेश इतना सीधा साधा और नेक दिल का लड़का था कि इसने कभी भी कामिनी को गलत तरीके से टच करने की कोशिश नहीं की, जबकि यहाँ कामिनी चाहती थी कि कमलेश उसको टच करे, उसको छेड़े, उसको अपने गले में लगाए, लेकिन कमलेश हमेशा इन चीजों से बचता था। वो किसी भी तरीके से कामिनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही अपने प्यार को कलंकित करना चाहता था। मगर यहाँ कामिनी के मन में ऐसी भावनाएं जाग चुकी थी। वो कमलेश का सानिध्य पाने को बिल्कुल तैयार थी। अब जो कामिनी है, कामिनी के घर में इसकी माँ और इसकी बहन थे। पिता की मौत जो थी वो बचपन में हो गई थी। तो कामिनी की बड़ी बहन मीना जो कि 26 साल थी और इसकी माँ संध्या देवी जो कि 47 साल की थी। संध्या देवी और मीना किसी काम से शहर गए हुए थे। घर पर कामिनी अकेली थी, तो इसने कमलेश को अपने घर पर बुला लिया। कमलेश प्रेमिका के आह्वान पे अपनी बाइक उठाता है और सीधे वो कामिनी के घर पर पहुंच जाता है। ये कामिनी के घर पहुंचा तो कामिनी ने कमलेश के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई, इसे खाने पीने के लिए दी और उसके बाद जो कामिनी है वो कमलेश को छेड़ने लगी, उसके साथ मजाक मस्ती करने लगी। खैर अब एक पुरुष अपने ऊपर काबू भी कब तक रख सकता है। कमलेश भी कामिनी को इतना नजदीक पाकर, एकांत और अकेला मौका पाकर खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाया और वहां पर कमलेश ने पहल करी तो कामिनी जो है वो उसकी बाहों में भरती चली गई और इन दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो गया। अब जब कामिनी और कमलेश के बीच में ये सब कुछ हुआ, कमलेश ने भी पहली बार जिंदगी में ये सब कुछ किया था और यहाँ पर कामिनी ने भी पहली ही बार किसी लड़के के साथ ये सब कुछ किया था, तो इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कमलेश ये सारा काम करने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन कमलेश के आते और जाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देख लिया था। खैर जब संध्या देवी और मीना शाम को वापस घर लौटती हैं, तो यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो उनसे चुगली लगा देते हैं कि तुम तो शहर गई हुई थी और तुम्हारे घर में कोई अनजान लड़का आया हुआ था और काफी देर तक वो कामिनी के साथ तुम्हारे घर के अंदर ही रहा। ये बात सुनी थी कि संध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। वो सीधे कामिनी से पूछताछ करना शुरू करती है। जब कामिनी से पूछताछ करना शुरू करा तो कामिनी ने कमलेश के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मीना भी वही थी। खैर अब ये सारी बात सुनने के बाद जो संध्या देवी एक माँ जो भी कर सकती है वो कर ही रही थी, उसने कामिनी के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। उसका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ पर कमलेश से रहा नहीं जा रहा था और यहाँ पर कामिनी का मोबाइल फोन भी इसे घर वालों ने छीन लिया। कमलेश किसी न किसी तरीके से कामिनी से मिलना चाहता था, मेल मुलाकात करना चाहता था। खैर कमलेश से रहा नहीं गया तो ये एक दिन कामिनी के घर पर पहुंच गए। जब ये कामिनी के घर पहुंचा तो जो संध्या देवी और जो मीना थे वो भी घर पर ही थे। कमलेश ने संध्या देवी से सिर्फ इतनी सी बात बोली कि वो कामिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। कमलेश किसी कंपनी में जॉब करता था और अच्छी खासी उसकी इनकम भी थी, लेकिन कमलेश ने कभी अपने घर वालों को कामिनी और खुद के रिश्ते में किसी बारे में बताया नहीं था। खैर संध्या देवी जब कमलेश की इतनी बात सुनती है तो उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाता है और यहाँ कामिनी भी आ जाती है और कामिनी अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन मीना दोनों को समझाने की कोशिश करती है। यहाँ मीना से कामिनी पूरी बात तो बता ही चुकी थी। खैर यहाँ पर संध्या देवी कमलेश को अपने घर के अंदर बुलाती है, इससे पूछताछ करना शुरू करती है क्योंकि अब जवान बेटियां घर में है तो शादी तो उसे करनी ही थी। संध्या देवी को ही इस चीज की फिक्र थी और जब लड़का खुद ही घर पर आ रहा है शादी के लिए तो संध्या देवी को और चाहिए क्या था। यहाँ पर जब कमलेश से संध्या देवी बात करती है तो ना जाने क्यों संध्या देवी के मन में भी कमलेश के लिए कुछ गलत ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कमलेश अपने घर वापस चला गया। इसके कुछ दिन के बाद जो संध्या देवी है वो कमलेश को मैसेज करती है, उससे फोन पर बात करती है। कमलेश अपनी होने वाली सास से बात करता ही था और यहाँ पर कमलेश का मीना से भी बातचीत होने लगा। अब घर का जो भी छोटा मोटा काम होता था तो संध्या देवी या मीना या कामिनी कमलेश को बोल दिया करती थी और कमलेश उस काम को कर दिया करता था। एक तरह से जो कमलेश था वो इस घर का फैमिली मेंबर बन चुका था। कई बार कमलेश इसी घर के अंदर सारा दिन बिताया करता था और कई बार तो सारी रात भी इस घर में ही रह जाया करता था। अब इस तरीके से जब कमलेश का घर इस घर के अंदर एक से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर जो मीना है वो भी कमलेश को पसंद करने लगी इसके नेचर को देखने के बाद। खैर यहाँ पर जब मीना ने कमलेश से अप्रोच करी तो पहले तो खैर कामिनी से प्यार करता था और जिंदगी में कभी किसी लड़की के साथ वो सब काम किया नहीं था, इसीलिए उसको झिझक थी और इसीलिए कामिनी को भी उसने कभी हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अब कामिनी के साथ जब उसने 1-2 बार इस तरह का काम किया तब कमलेश अब परफेक्ट हो चुका था। अब इसको जब मीना ने अप्रोच किया तो इसने अपनी प्रेम का इजहार करी और इसने मीना के साथ भी वो सारा काम कर लिया। अब यहाँ पर मीना और कामिनी के साथ तो ये सारा काम कर ही चुका था, लेकिन यहाँ पर जो संध्या देवी जो कि काफी सालों से पति विहीन थी और गांव के अंदर ऐसा कोई काम कर नहीं सकती थी क्योंकि पूरे गांव में उनकी थू हो जाती। कमलेश जब इस तरीके से घर के अंदर ज्यादा टाइम रहने लगा तो फिर एक मर्द को समीप पाकर संध्या देवी के जो अरमान थे जो कि इतने सालों से हुए थे वो भी उमाड़े मारने लगे और ये भी अंगड़ाई लेने लगे। कमलेश ने भी संध्या के देवी के हुस्न पर थोड़ा मोहित हो गया था क्योंकि वो भले ही 47 साल की थी, लेकिन इसका शरीर अभी भी खूबसूरत था और खूबसूरती में उसकी वो अपनी दोनों बेटियों से भी ज्यादा सुंदर थी।
वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। खैर कमलेश और जो संध्या देवी है, इनके दिल में भी ऐसे गलत ख्याल थे ही, और धीरे धीरे इन्होंने अपना हवस का जो खेल था वो भी खेल लिया। संध्या देवी को बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब कमलेश जो था कभी कामिनी के साथ, कभी मीना के साथ, तो कभी संध्या देवी के साथ, जब जिसे भी मौका मिलता था उसके साथ ये सब कुछ कर लिया करता था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि कामिनी को नहीं पता था कि कमलेश का मीना और उसकी माँ संध्या देवी के भी साथ रिश्ता है। ये तीनों यही सोचती थी कि ये कमलेश सिर्फ उसी के साथ ऐसा काम करता है, लेकिन कमलेश को पता था कि वो तीनों के साथ ये काम करता है। अब इस तरीके से दिन आगे बीतते चले गए थे। कामिनी अब यहाँ पर कमलेश पर थोड़ा दबाव डालने लगी कि तुम अपने घर पर बताओ, अपने माता पिता को मेरे बारे में बताओ और हम दोनों शादी कर लेते हैं। कमलेश थोड़ी कन्नी काटने लगा था, और कुछ समय बाद तो कमलेश ने कामिनी, मीना और संध्या देवी इन तीनों का फोन उठाना तक बंद कर दिया, इनके मैसेज का रिप्लाई तक करना बंद कर दिया। कामिनी को बहुत अजीब लगने लगा। खैर अब जो कामिनी है जब इंक्वायरी में लगती है, बातचीत करके पता करती है कमलेश के दोस्तों से, तो पता चलता है कि कमलेश की सगाई हो चुकी है। जब इस तरीके से कामिनी को पता लगता है कि कमलेश ने कहीं और सगाई कर ली है, कामिनी के जो सारे अरमान थे वो धराशायी हो गए थे, टूट गए थे, और वो फूट फूट कर रोने लगी। अब यहाँ पर कामिनी को चैन नहीं पड़ा था, ये लगातार कमलेश को कॉल पर कॉल लगाई जा रही थी उसे बात करने के लिए। कमलेश ने फोन उठाया। कामिनी ने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। एक तो तुमने मेरा यूज किया, और उसके बाद जब तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम अब किसी और लड़की से शादी करे हो। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तो कमलेश कहता है कि मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकता जहां पर पराये मर्द के साथ रिश्ता बनाना एक रीति रिवाज हो। कामिनी ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है। वो कहती है कि जुबान पर लगाम लगाओ, तुम आखिर ये कहना क्या चाहते हो? तो कमलेश कहता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी जो बहन है ये भी मुझसे संबंध बना चुकी है। अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? जो लड़कियां और जो महिलाएं मेरे साथ संबंध बना सकती है वो ना जाने कितनों के बीच आई होंगी, और ना जाने उन्होंने कितनों के साथ ये सब कुछ किया होगा। तो मैं अब ऐसे घर में शादी नहीं कर सकता हूँ। ये बात सुनी थी कि कामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अब इस बात को ये कुछ अलग भी बिहार मिलने लगे, और ये अब मीना और संध्या देवी की फोन देती है, और उनके मैसेज वगैरह और जो उनको व्हाट्सएप पे एक दूसरे को जो उन्होंने मैसेज भेजे थे, कमलेश के साथ जो चैट हुई थी, इस चीज को जब वो ट्रैक करती है, पकड़ती है, तो फिर इसके भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि संध्या देवी के साथ भी कमलेश की अंतरंग बातें और इस तरह की चैट हुआ करती थी, और मीना के साथ भी हुआ करती थी। संध्या का दिल यहाँ पर टूट चुका था। संध्या को कमलेश के ऊपर इतना गुस्सा आया कि कमलेश को अब ये किसी भी कीमत पर सजा देना चाहती थी। खैर संध्या कमलेश से बात करती है। कमलेश जो होता है वो फोन उठाता है। संध्या कहती है कि एक लास्ट बार मुझे तुमसे मिलना है। कमलेश कहता है कि चलो ठीक है, लास्ट बार टाइम मिल लेता हूँ। शाम को 7 साढ़े 7 बजे के लगभग कमलेश जो है वो उस गांव की तरफ चल पड़ता है। 15 दिसंबर की ये बात होती है। अंधेरा था, सर्दियों के टाइम पर जल्दी हो ही जाता है, कोहरा और धुंध भी छा गया था। कामिनी जो थी वो अपने गांव के बाहर उसी मेन रोड पर खड़ी थी जहां ये पहली बार कमलेश से मिलने के लिए आया था। वहां पर आने के बाद ये दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं। कामिनी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। खैर यहाँ पर जो कामिनी है वो गुस्से में तो थी, और ये प्लान भी बना चुकी थी कि कमलेश को सजा देनी है। ये अपने साथ कुछ लड्डू बना करके ले आई, और कमलेश को कहा कि चलो ठीक है, ये हमारी अंतिम मुलाकात है, और अब इसके बाद मैं तुम्हारी कभी शकल भी नहीं देखूंगी, और तुम भी मेरा शकल मत देखना, और तुम चाहो जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। आज ये लास्ट मौका है तुम्हारे पास कि अगर तुम्हारी कोई जिस्मानी जरूरत मुझसे पूरी करनी हो तो तुम वो कर सकते हो। कमलेश के मन में कामिनी की ये बात सुनकर खुशी तो हो ही गई थी। कमलेश जो था वो कामिनी के साथ वो सब काम करना फिर शुरू कर देता है। कामिनी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लड्डू लाई हूँ अपने हाथ से बनाकर, तुम इन लड्डुओं को भी खा लो, और फिर उसके बाद तुम अपने घर चले जाना, और इसके बाद जिंदगी में मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। कमलेश कहता है कि ठीक है भाई, वैसे भी सारा काम हो चुका था, खुशी का तो उसका अलग ही लेवल था, तो इसने वो लड्डू उठाकर खा लिए। और उसके बाद जो कामिनी है वो अपने घर की तरफ चल पड़ती है, और जो कमलेश है वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन 2-1 किलोमीटर चलने के बाद जो कमलेश है इसको बेचैनी होने लगती है। बेचैनी होती है तो इसके शरीर में अजीब से कुछ महसूस होने लगा। अब इसको अचानक से पसीना आने लगा। कमलेश को इतनी बेचैनी और घबराहट हुई कि इसने जो अपनी बाइक थी वो रोड के किनारे खड़ी करी, और थोड़ा खेतों की तरफ उतर गया उल्टी करने के लिए। ये बार बार लगातार वोमिट कर रहा था। इसके मुंह से झाग और खून की उल्टियां हो रही थी, और इसे कुछ पता ही अंधेरे में नहीं चल रहा था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। थोड़ी देर में जो कमलेश था वहीं पर गस खाकर गिर गया। सर्दी का टाइम था, दूर दूर तक सुनसान इलाका था, कोई देखने वाला भी नहीं था उस वक्त। कामिनी अपने घर पर जाकर तसल्ली से सो चुकी थी, और उधर जो कमलेश था ये बेचारा रोड के किनारे खेत में अपनी जान दे चुका था। इसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब ये सारा काम तो हो ही चुका था। कामिनी को ये कॉन्फिडेंस था कि कमलेश के साथ कामिनी को किसी ने देखा नहीं है, और कमलेश ने कभी अपने घर में कामिनी के बारे में बताया ही नहीं है, तो कामिनी के ऊपर कोई शक कर ही नहीं सकता। कमलेश को तो ये सजा दे चुकी थी। तो यहाँ पर कामिनी कहती है कि इन दोनों को भी मैं इसी तरह से तड़पा तड़पा के मौत देने वाली हूँ।
खैर कामिनी का जो गुस्सा था वो अब पुलिस के सामने वो निकाल रही थी सारा अपना फ्रस्ट्रेशन कि एक को तो मैं सजा दे चुकी हूँ और अब इन दोनों का भी नंबर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो पुलिस है वो कामिनी को गिरफ्तार कर चुकी थी। खैर कामिनी ने ये जो भी अपना स्टेटमेंट दिया और जो भी ये घटनाक्रम के बारे में बताया, तो कामिनी के ऊपर कमलेश की हत्या करने के तमाम धारा लगाकर इसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। तो अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी दिमाग क्यों ना लगाए, लेकिन कानून की गिरफ्त से वो बच नहीं सकता है। और दूसरी बात, नैतिकता को हमेशा जो है वो अपना गहना बना करके रखना चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी में न जाने कितने लोग पसंद आते हैं, कोई भी पुरुष है या कोई भी महिला है, ना जाने कौन सा चेहरा कब दिल को भा जाए और ना जाने कौन से चेहरे पर कब दिल आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि हर वो चेहरा या हर वो चीज जिस पर किसी का दिल आ गया हो वो उसका हो ही जाए या फिर वो उसको पा ही ले। तो इसीलिए अपने ऊपर संयम रखना बहुत जरूरी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे अनैतिक और नाजायज रिश्ते के जो नतीजे है वो हमेशा ही दुखदायी होते हैं, जो कि इस कहानी के माध्यम से आपने जाना है। तो दोस्तों ये रही हमारी कहानी। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपके लिए शिक्षाप्रद रही होगी। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।